हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस समय मैं बुक पढ़ रही हूँ वैदिक युग का घालमेल। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दोस्तों मैं नहीं चाहती आप इस बुक का एक भी पार्ट मिस करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बुक में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। हो सकता है इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे कई पार्ट्स में वीडियोस बनाने पड़े, लेकिन मैं आपके लिए ये ज़रूर करूँगी ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस भाग को भी शुरू करते हैं। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में बहुत सी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। पूर्व में स्थापित सम्यक संस्कृति आज के अनुसार बौद्ध धर्म या बौद्ध संस्कृति के संबंध में आज कुछ लोगों की मान्यता है कि ईसा पूर्व में हुए शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध संस्कृति को खत्म करते हुए पूर्व की वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणी संस्कृति को पुनर्स्थापित किया गया था। पुनः इस विषय पर दूसरे मत के लोगों की मान्यता है कि पूर्व के भारत में स्थापित वैदिक संस्कृति में वर्णवाद जैसी कुरीतियां आ जाने की वजह से बौद्ध संस्कृति का उदय हुआ था, जो कुछ वर्षों बाद स्वतः ही समाप्त हो गया। जबकि वैदिक मान्यता से प्रभावित लोगों की मान्यता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति में आई विकृति की वजह से बौद्ध संस्कृति स्वतः समाप्त हो गई और पूर्व की वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित हो गई, क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृति ही सबसे पुरानी संस्कृति थी। यानी इस मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के पूर्व काल में भी वैदिक युग रहा होगा, जबकि भारत के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी उस ओर ध्यान दिया है? नहीं दिया है दोस्तों, तो चलिए आज हम इस पर ध्यान देंगे। भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सबों के बीच में घालमेल। तो पहला, मान्यतावादी इतिहास, दूसरा शैक्षणिक इतिहास और तीसरा उत्खनन का इतिहास। मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्यों की संस्कृति 1,00,000 वर्ष सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग से भी आगे से स्थापित है। कई लोग तो इसे करोड़ों वर्ष पूर्व का बताएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना इसे स्थापित करने की बात कहेंगे। जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की व्यवस्थित संस्कृति मात्र 10,000 साल के अंदर ही आई है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति आज से 3500 वर्ष पूर्व की है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, किसी शासक का कोई किला, उसकी राज्याधीश, मुद्रा, शील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बात का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के सभी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिले हैं, जबकि ब्राह्मणी वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर से मिला है, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा और कोई साक्ष्य तो नहीं मिला है। आइए उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पूर्व में स्थापित सभ्यता संस्कृति की वस्तु स्थिति को जानने समझने का प्रयास करते हुए आज के लेखकों के घालमेल को देखते हैं। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि उत्खनन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लेखकों ने इसमें कैसे घालमेल किया है। इसके लिए
हमें भारत में खुदाई से प्राप्त हुए सभी साक्ष्यों को ध्यान पूर्वक अवलोकन करने की जरूरत है। सर्वप्रथम आपको शुंग काल के पूर्व के प्राप्त अवशेषों को देखना होगा। सर्वप्रथम हमें शुंग काल के पूर्व में प्राप्त अवशेषों को देखना होगा कि सच में क्या पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व के किसी भी बौद्धिक स्थल को नष्ट किया भी है या नहीं, या फिर पूर्व के अधिकांश बौद्ध स्थलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें से कुछ एक बौद्ध स्थलों का पुनरुद्धार कराते हुए उन्हें नए रंग रूप से सुसज्जित भी किया था। दूसरा, सत्ता और राजनीतिक मजबूरी के चलते पक्ष विपक्ष में रहे किन्हीं खास लोगों की हत्या की गई थी या समूचे भारत में रह रहे बौद्ध मतावलंबियों की हत्या की गई थी। इन सभी बातों के बाद दूसरी बात पर भी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्या वास्तव में गौतम बुद्ध के पहले भी वर्णाश्रम पर आधारित समाज का साक्ष्य मिलता है या वर्णागत समाज सिर्फ कपोल कल्पित है। तीसरी बात यह भी देखना होगा कि क्या गौतम बुद्ध के पूर्व काल में भी संस्कृत भाषा में वैदिक ऋचाओं के साथ साथ आज के देवताओं के प्रमाण प्रतिष्ठा करने वाले मंत्रों या ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को अपने वश में करते हुए कर्मकांड करने वाले मंत्रों का मिलना होता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आज की कपोल कल्पना द्वारा रचित मंत्र का नाम देते हुए ठगी करने की भाषा तो नहीं है। चौथी बात यह भी प्रमुखता से देखना होगा कि क्या वैदिक सभ्यता का मूल आधार देवी देवता की मूर्तियां हैं। अगर देवी देवता की मूर्तियां हैं तो क्या ये सभी देवी देवता की मूर्तियां ईसा पूर्व के भारत में भी मिलती थीं? अगर नहीं मिलती थीं तो इन सभी का बनना कब और किस आधार पर हुआ? आज का प्रमाण तो इन सभी मूर्तियों का निर्माण ब्रिटिश भारत के समय स्थापित गीता प्रेस के कार्यरत चित्रकारों की कल्पना की बुनियाद पर प्रमाणित होता है। अगर इस बात पर किसी को आपत्ति है तो गीता प्रेस की स्थापना से पूर्व वैदिक पात्रों का चित्र दिखाया जाए। पांचवी बात कुरीति से संबंधित है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि वैदिक ब्राह्मणी परंपरा में देवदासी प्रथा, सती प्रथा, हरिबोल प्रथा, नरबलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, नियोग प्रथा, कन्या शुद्धि प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां होने के बाद भी यह ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति खत्म नहीं हुई। लेकिन आज के तथाकथित कुछ विद्वान पंडित लोग पूर्व में बौद्धिक या बौद्ध परंपरा का खात्मा का कारण अज्ञात कुरीतियों को बताते नहीं थकते। आखिर ऐसी दो रंगी सोच क्यों? एक तरफ तो हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें कितने तरह की कुरीतियां विद्यमान हैं और जिनमें से कईयों का चलन आज भी जारी है। वहीं ग्रंथों को मानने वाले दोष लगाते हैं कि बौद्धिक परंपरा का खात्मा होने का कारण उनमें उपस्थित कुरीतियां हैं, और वे कुरीतियां क्या हैं इनके बारे में वे कुछ बताते नहीं। ये भी अजीब बात है। तो दोस्तों, हमारा काम है पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा करना, उन्हें देखना समझना और अपनी तर्क बुद्धि से ये स्वयं समझना कि हमें इन्हें मानना है या नहीं। जैसे एक उदाहरण से समझें, जिस प्रकार हिमखंडों से निकलकर गंगोत्री की धारा प्रफुटित होती है और आगे उसमें अलकनंदा मंदाकिनी की जलधारा मिलकर मैदानी भागों में गंगा बनते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर हुगली और पद्मा बनते हुए समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से भारत की सभ्यता संस्कृति भी 5000 वर्षों से अपनी प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव वाली हिमखंड से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य, जिनमें स्तूप,
चीवरधारी पुरुष यानी कि आपने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा, वो एक भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़े को पहनने का तरीका ऐसा होता है कि एक कंधा खुला होता है और एक कंधा ढका होता है। उसी कपड़े को चीवर कहते हैं। तो साक्ष्य में क्या मिले हैं हमें? स्तूप मिले हैं, चीवरधारी पुरुष मिले हैं, साधनारत पुरुष मिले हैं, पीपल पत्ता मिला है। ऐसी सभ्यता से निकलकर किसी कारणवश गुम हो गई थी, जिसको ईसा पूर्व 563 ईस्वी में जन्मे महामानव गौतम बुद्ध ने उस प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव वाली परंपरा में अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी प्रतीत समुत्पाद आर्य सत्य और उसमें बहुजनों के दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए भारतीय सभ्यता रूपी मैदानी भाग में ले जाकर गंगा जैसे विराट रूप में सभी को दर्शन कराए थे, जिसे उस समय इस प्राकृतिक स्वभाव धर्म वाले मार्ग को थेरवादी मार्ग के नाम से जाना गया। पुनः ईस्वी सन के आसपास इस थेरवादी गुण धर्म वाली संस्कृति में मध्य एशिया से आए हुए मूर्ति पूजक कुषाण परंपरा के सम्राट, हिंदू बैक्ट्रियाई परंपरा के सम्राट कनिष्क का मिलन हो जाता है और वे लोग इस थेरवादी परंपरा संस्कृति महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत करते हैं। यानी अब भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में प्राकृतिक गुण धर्म, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद के साथ साथ इसके प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हुए उनकी मूर्ति की पूजा की शुरुआत भी हो गई, जिसे हम आज महायानी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इस महायानी बौद्ध परंपरा का बहुत ही व्यापक प्रभाव सम्राट कनिष्क से लेकर गुप्त और हर्षवर्धन वंश तक रहा था, जिसका प्रमाण आज खुदाई से मिलने वाले अनगिनत गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है। महायानी परंपरा में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ 3री शताब्दी के बाद के अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा था। उसी अवलोकितेश्वर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों के चलते 700 ईस्वी के बाद से इस महायानी परंपरा का रूपांतरण क्रमशः वज्रयानी, तंत्रयानी, शाक्त पंथ, शैव पंथ, वैष्णव पंथ जैसी अनेक शाखाओं में होने लगा। ये तो हुई साक्ष्यों की बात। अब कुछ कथा कहानियों पर भी बात कर लेते हैं। काल्पनिक कथा के रचनाकार जिस प्रकार शंकर की जटाओं को बर्फ वाली फ्रीजर बनाकर उसमें से गंगा नदी निकाल देते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के काल्पनिक रचयिता ब्रह्मा द्वारा वैदिक सभ्यता निकालते हुए उस ब्रह्मा के द्वारा बिना किसी लिपि भाषा का अभ्युदय किए ही वेद की रचना भी करवा दी है। इतने से भी उस काल्पनिक लेखक को तृप्ति नहीं मिली, तो उसी ब्रह्मा के शारीरिक अंगों से वर्णागत मनुष्य का जन्म कराते हुए भारतीय समाज को भी अपनी कल्पना में वर्णाश्रम पर आधारित समाज बना देते हैं। परंतु उस काल्पनिक कथावाचक ने शंकर की जटा का साक्ष्य और ब्रह्मा के द्वारा उद्धृत वेद और वर्णागत समाज का साक्ष्य मांगने पर अपनी काल्पनिक बातों के जाल में उलझाने लगते हैं। भाई, झूठ की बुनियाद बालू के घर के समान कच्ची होती है, जो साक्ष्य रूपी फूंक मारने से गिर जाती है। और दोस्तों, अब इस झूठी वैदिक रूपी बालू का ढेर आपके सामने है। भारत में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहली सभ्यता साक्ष्यों द्वारा ज्ञात है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन
उस काल में उत्खनन से प्राप्त लिखित लिपि पठन पाठन योग्य नहीं बन पाई है। इसी वजह से ये पता लगा पाना आज बहुत ही कठिन हो गया है कि उस समय किस किस नाम के लोग रहते थे। लेकिन प्राप्त साक्ष्यों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि वह सभ्यता संस्कृति बहुत ही विकसित सभ्यता रही थी। उस सभ्यता के साक्ष्यों को देखकर आज बिल्कुल कहा जा सकता है कि उस काल में भी भवनों का निर्माण आज के वैज्ञानिक वास्तुविदों के आधार जैसा व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता था। उन भवनों में व्यवस्थित ढंग का स्नानागार होता था जो आज खुदाई से प्राप्त हुए हैं। उस समय लिखने की लिपि का आविष्कार भी हो चुका था, जिसका साक्ष्य उस समय की मुद्रा या अन्य शील मुहरों से प्राप्त होता है। यानी उस समय लिपि और लिखने का आविष्कार हो चुका था। लेकिन यह बात आज 100% दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय ब्रह्मा, वेद, वैदिक और संस्कृत युक्त ऋचाओं के साथ साथ वर्णागत समाज का कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आज के तथाकथित लेखक महोदय ये कैसे दावा करते फिरते हैं कि भारत में आज से 2600 वर्ष पूर्व भी वेद और वैदिक संस्कृति थी। अब हम बात करते हैं ईसा पूर्व 3500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 600 ईस्वी तक की। उस समय की प्राप्त मुद्राएं, मृदभांड, सील, मुहरें, टेराकोटा की छोटी मूर्तियां, लिपि, नगरीय प्रमाण, स्तूपनुमा आकार की बनावटें, शिक्षण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य आज भी मिलते हैं, जिसे हम आज देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य और कई शासकगण के साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ ही इन सभी सम्राटों द्वारा अभिलेख और अन्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और वे पठन योग्य हैं। इसलिए उन सबों को जानना समझना बहुत ही सरल हो गया है। उस काल में विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय और शिक्षण संस्थान के अवशेष जो आज मिल रहे हैं, उससे उस समय में प्रचलित सभ्यता संस्कृति को जानना समझना और भी सुलभ कर दिया है। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों में बहुत से दूसरे देशों के प्रतिभावान विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते रहे हैं, जिन्होंने भारत के अंदर रह रहे वर्ग समूह के रहन सहन और सभ्यता संस्कृति के बारे में काफी विस्तार पूर्वक पठनीय योग्य भाषा में लिखे हैं, जिसको पढ़कर आज कोई भी भारत की सभ्यता संस्कृति को जान समझ सकता है। लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य कहें कि अभी तक भारत जितनी भी पुस्तकों में यहाँ की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लिखी गई है, वह काल्पनिक ऋग्वेद के चारों तरफ सिमट कर रह गई है। भाई, पहले आप लोग ऋग्वेद की पुस्तक को तो सत्यापित कर लो, इसके बाद ही इसके इर्द गिर्द किसी सभ्यता संस्कृति को घुमाना। सही बात है, जब हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उसके बारे में लेखकों ने इतना कुछ क्यों नहीं लिखा? जानकारी इतनी सीमित ही क्यों है? क्यों केवल कुछ ही लेखकों ने इसके बारे में, इन साक्ष्यों के बारे में सर्च किया और लिखा है? और सर्च होनी चाहिए और लेखकों को इसके बारे में लिखना चाहिए। 850 ईस्वी से पूर्व में भारत में विद्या अपने शिखर पर थी। फिर भी इस काल में इस ऋग्वेद का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। फिर यह ऋग्वेद मुगल काल के बाद अचानक से कहां से पैदा हो गई? और इसके साथ साथ इसका वजूद लोग 3000 वर्ष से भी पुराना बताने लगे। यहाँ पर लोग अपने मन मुताबिक कोई भी राय बना ले रहे हैं। वैदिक मत के सभी समर्थक लेखकों से कहना है कि आप लोग मनोनुकूल विश्लेषण क्यों करते हैं? लिखित वेद का कुछ साक्ष्य है तो दिखाओ, और साथ ही अपनी ब्राह्मणी धार्मिक बनावट का कुछ साक्ष्य हो तो उसे भी दिखाओ। आज तक आप लोगों ने किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हुए
ईसा पूर्व के प्राचीन सभ्यता संस्कृति की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया है? हर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी कल्पनाओं और ऋग्वेद की ऋचाओं से क्यों जोड़ते हैं? प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों को पर्दे के पीछे रखते हुए आप अपना विश्लेषण और व्याख्या क्यों करते हैं? आज तक वेद नामक ग्रंथ का प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी ये वेद ही कहते हैं। यहाँ तक कि संस्कृत का भी आज तक कोई प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी संस्कृत में उद्धृत ऋचाओं को अत्यंत प्राचीन बताते हैं और यह भी कहते हैं ये वैदिक ऋचाएं श्रुति और स्मृति में थी, इस वजह से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिर ये बताएं कि ये सभी ऋचाएं उस काल के किस बोली भाषा में बोली जाती थीं, जो आज श्रुति स्मृति द्वारा स्थानांतरित होते हुए वर्तमान के लेखन काल में आ गई हैं। दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा। आज वेद की ऋचाएं संस्कृत भाषा की उपलब्धि है। दोस्तों, आज वेद की ऋचाएं संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो प्राचीन काल में बगैर लिपिबद्ध होते हुए भी आज की पीढ़ियों को श्रुति स्मृति द्वारा आधुनिक काल के कागज पर छाप कर जबरदस्ती प्राप्त हो गई है। लेकिन ईसा पूर्व काल से ईसा बाद 850 ईस्वी तक के काल के प्रमुख सम्राटों और ज्ञान केंद्रों द्वारा लिपिबद्ध ज्ञान विज्ञान उपलब्ध रहते हुए भी आज तक वैदिक मानसिकता वाले लेखक उनको जमींदोज क्यों कर देते हैं? क्यों ये लोग साक्ष्य और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते? क्या इस सच्चाई से इन्हें अपने मान सम्मान के जाने का डर लगता है क्या? आखिर उस सच्चाई को कितने दिनों तक दबा कर रखेंगे? वो तो धन्य कहो कि कुछ विदेशी लेखक और विद्वानों के प्रयास से पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए, अन्यथा ये लोग तो आज भी भारत के इतिहास में शंकर की जटाओं से गंगा नदी को ही निकालते रहते और यही कहानी पढ़ाते रहते। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको साक्ष्य भी दूंगी कि आखिर हमारे भारत भूमि से साक्ष्यों के रूप में क्या क्या मिला है। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का।